हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस टेपरिंग का इम्पैक्ट। बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारी न्यूज़ में अभी यहाँ पे आ रहा है फेड की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, यूएस टेपरिंग, मार्केट गिरने वाला है, यूएस टेपरिंग होने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को संक्षिप्त में अपन समझेंगे एकदम सादी हिंदी भाषा में, और आपको बताएंगे कि इसका कैसे इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले अपन समझेंगे टेपरिंग होता क्या है, ठीक है, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, फिर उसका यहाँ पे अभी सरकार का क्या पॉलिसी है, क्या स्टैंड है, क्या ओपिनियन है, क्या करने वाले हैं, और उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के और बाकी यूएस मार्केट्स में। चलिए, तो इसलिए अपन यहाँ पे इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसे कि हम लोग ने थोड़े टाइम पहले डाला था कि 25 अक्टूबर को कि आप अब यहाँ से नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप यहाँ पे अब इंडिया के मार्केट्स के बजाय अपन यहाँ पे यूएस के मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे। बिकॉज एक्सपेक्टेड है, जो हमारा ओपिनियन है, कि इंडिया के मार्केट से ज़्यादा यूएस का मार्केट परफॉर्म करेगा। उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो यूएस टेपरिंग। अब अपन उसको समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यूएस टेपरिंग होता क्या है और कैसे इंडिया में यहाँ पे एफआईआईज इम्पैक्ट करते हैं। देखो, टेपरिंग का मतलब बेसिकली होता है असेट परचेजेस बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। मतलब कुल मिला के टेपरिंग का मतलब होता है रिडक्शन इन अपना जो असेट परचेजेस बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। अब असेट परचेजेस कैसे होती है और यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, तो अगर अपन समझे बेसिकली यहाँ पे सभी, जैसे कि इंडिया में आरबीआई और बाहर जो अपना यूएस में फेड है, वो क्या कर रहा है, बॉन्ड्स खरीद रहा है सरकार के बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है। तो अब बेसिकली क्या होता है, बैंकों से या फिर सरकार से जब बॉन्ड खरीदता है तो इनके पास पैसा आता है, बैंक्स और यहाँ पे सरकार के पास पैसा आता है। ठीक है, ये जो पैसा जो सरकार के और बैंक्स के पास आता है, ये इकोनॉमी में लगता है, और इकोनॉमी में लगता है तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी बूम आती है। अगर यहाँ पे इंडिया में या फिर अगर कहीं पे भी यहाँ पे कैश की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी इंटरेस्ट रेट की दरें कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये एसेट परचेजेस काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे टेपरिंग का मतलब क्या है। तो अभी टेपरिंग का मतलब ये बोल रहा है कि जैसे अभी फेड के अंदर क्या चल रहा है, यूएस के अंदर हर महीने 120 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पे एसेट परचेज की जा रही है। इस तरह की एसेट परचेज यानी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और यहाँ पे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को खरीद के की जा रही है। अब यहाँ पे फेड ने एक यहाँ पे अभी जो टेपरिंग का मतलब है कि ये जो एसेट परचेजेस का साइज है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोला जाता है यूएस टेपरिंग। तो बेसिकली यूएस टेपरिंग ये है कि एसेट परचेजेस का यहाँ पे जो साइज है वो कम होता जाएगा। अभी यहाँ पे रिसेंट में मतलब कल ही अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आई कि 15 बिलियन डॉलर्स की मंथली रिडक्शन की जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड नवंबर। तो पहले अगर अपन देखें तो अभी जो लास्ट अगर 120 बिलियन डॉलर्स की एसेट परचेज करी थी, तो अब जो यहाँ पे एसेट परचेज होगी वो केवल और केवल 105 बिलियन डॉलर्स की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली एसेट परचेजेस का यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आता है। देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले अभी अपन समझते हैं, अगर मान लीजिए जैसे अपन ने समझा कि बैंक्स के पास यहाँ पे पैसा आ गया, क्योंकि बैंक्स ने अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स यहाँ पे सरकार ने या फिर बैंक्स ने गवर्नमेंट आरबीआई या फिर यूएस फेड को बेचे। तो इन लोगों के पास पैसा आ गया, बैंक्स और अपना क्या बोलते हैं सरकार के पास। अब क्या होता है, सरकार और बैंक्स क्या करती है, ये पैसा कहाँ लगाएगी, बेसिकली मार्केट में लाने के दो तरीके होते हैं। इक्विटी मार्केट्स की अगर अपन बात करें स्पेसिफिकली, तो इक्विटी मार्केट्स में एक तो बैंक्स और गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, पहला तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि वो किसी इन्वेस्टर को पैसे लेंड कर दे। ठीक है, और तीसरा तरीका हो गया बेसिकली किसी बिजनेस को लेंड कर दे। अब क्या होता है कि इन्वेस्टर को लेंड करे या बिजनेस को लेंड करे, अब यहाँ पे उसका इंपैक्ट इक्विटी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है। अभी अपन समझे तो यहाँ पे आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम है। ठीक है, एट ऑल टाइम हाई है। मतलब अभी है ना, अगर आप देखोगे कोई भी अगर आप लोन वगैरह लेने जाते हो तो कोई 10% से ज्यादा का लोन नहीं है, क्योंकि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अब इससे कम इंटरेस्ट कहाँ पे, यूएस के अंदर। यूएस में जो अभी इंटरेस्ट रेट की हालतें है ना, वो 0 से 0.25% की इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब ये ना इतने कम रुपए में, इतने बिल्कुल ना के बराबर में जब इंटरेस्ट रेट मिलता है इन्वेस्टर को और या फिर एक बिजनेस को, तो वो पैसा कहाँ लगाएगा, बेसिकली वो ऐसी जगह लगाएगा जहां वो उससे अच्छा खासा अमाउंट कमा सके, जो कि एक बेसिकली बिजनेस होता है या फिर इक्विटी मार्केट्स होते हैं। तो इसलिए एफआईआईज को, जितने भी इंडिया में एफआईआईज हैं जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली फ्रॉम यूएस है, उनको यूएस से जो पैसा मिल रहा है वो ना के बराबर जीरो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और अब वो पैसा कहाँ पे लगाएंगे, बेसिकली इंडिया में लगाएंगे। ठीक है, इसलिए वो लोग यहाँ पे इंडिया में पैसा लगा रहे थे।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यूएस टेपरिंग ने अभी एक तो क्या किया है बेसिकली, है ना, सरकार उनको बोल दिया है कि एक तो हम यहाँ पे ना आपको अब इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, अब से इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। बेसिकली लिक्विडिटी खींच ली गई है। ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अब बैंक्स के पास या फिर गवर्नमेंट के पास यहाँ पे इतना पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उनको इतना पैसा नहीं मिलेगा तो वो आगे इतना लैंड नहीं करेंगे। अगर आगे यहाँ पे बिजनेस और एक इन्वेस्टर को लैंड नहीं किया जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पे इक्विटी मार्केट्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने समझ लिया कि ये इस तरीके से चीजें हो रही है इंडिया में। और यहाँ पे जो एफ आई आईज हैं वो है ना अभी सबसे बड़े इक्विटी होल्डर्स है। अगर अपन प्रमोटर ग्रुप के अलावा यहाँ पे देखें तो इंडिया के मार्केट में सबसे बड़ी जो होल्डिंग रखते हैं वो एफ आई आईज रखते हैं। एफ आई आईज के बदले ही यहाँ पे इंडिया का मार्केट चल रहा है। और अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली प्रमोटर भी है ना लगातार बेच रहे, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वो लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है ना एफ आई आईज लगातार पैसा डाल रहे थे। तो क्या हो रहा था, एफ आई आईज इसलिए लगातार पैसा डाल रहे थे क्योंकि यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, तो वो इसे है ना मौके का फायदा उठा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो यूएस में इंटरेस्ट रेट और टेपरिंग पे अभी यहाँ पे नेगेटिव संकेत आने लग गए। तो अभी यहाँ पे रिसेंट में क्या संकेत है, जैसे कि मैंने टेपरिंग पे बोला कि यहाँ पे एसेट परचेज $15 बिलियन से कम होगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक और जो इम्पैक्ट है इंटरेस्ट रेट पे, तो अभी इंटरेस्ट रेट पे है ना एक पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव संकेत ये है कि एक तो पहले यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इसी साल बढ़ा दी जाएंगी यूएस के अंदर, बट अभी यहाँ पे ना जिम पॉवेल जो वहाँ के फेड के चेयरमैन है उन्होंने बोला इस बार तो हम लोग अभी हाल फिलहाल नहीं बढ़ाएंगे। अगर अपन देखें तो जो उनकी कमिटी है जो ये डिसाइड करती है एफओएमसी, उसने 11-0 के साथ वोट किया है कि यहाँ पे अभी अपने को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप केवल और केवल है ना फंड परचेसिंग कम कर दीजिए। तो इंटरेस्ट रेट तो अभी भी 0 से 0.25 के आसपास रहेगी, बट उसकी यहाँ पे परचेसिंग यहाँ पे कम कर दी गई है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो अब बढ़ाने की बातें हो रही है, अगर अपन आरबीआई की माने तो आरबीआई बोल रहा है कि फरवरी 2022 से हम लोग सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अभी तक तो उससे पहले नहीं सोचेंगे। मतलब जो भी अभी नेक्स्ट दूसरी या तीसरी यहाँ पे आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग होती है, आरबीआई मॉनिटरी मीटिंग, आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो अपन सुनते हैं, तो उसमें ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और वहीं पे नेक्स्ट ईयर ही यहाँ पे अपने यूएस का मार्केट सोचेगा, यूएस का फेड सोचेगा कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही नहीं बढ़ाना। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आता है, देखो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है ना मार्केट्स को वो इंपैक्ट करता है ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। ठीक है, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। बट अभी यहाँ पे जिम पॉवेल ने बोल दिया कि इंटरेस्ट रेट तो नहीं बढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ी एसेट परचेजेस कम करेंगे। तो अब मार्केट को क्या बात अच्छी लगी, अगर अपन ओवरऑल अभी अभी मैं ग्लोबल मार्केट्स के इंपैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या हुआ कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट भी इसी साल बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे अभी बोल दिया कि इस बार तो नहीं बढ़ेगी, इसलिए यूएस का मार्केट एकदम पीक पे आ गया है, ऑल टाइम हाई पे यूएस का मार्केट आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसेट परचेजेस तो कम होगी, बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे यूएस का मार्केट पीक पे आ गया है। उसकी कुछ और भी रीजन है कि यूएस का मार्केट एकदम से पीक पे क्यों गया है। अब क्या होगा, बेसिकली है ना लोग बाग पैसा खींचेंगे बाहर के डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया से। ठीक है, जो वहाँ के इन्वेस्टर्स है वो वहाँ से पैसा खींच के अब बेसिकली देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, तो उनको ही पता है 6 महीने बाद यहाँ पे अब अपनी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे बढ़ने वाली है, तो अपन पैसा खींचना स्टार्ट करो। तो वो पैसा खींचेंगे और बेसिकली कुछ समय के लिए यूएस के मार्केट में भी लगाएंगे। ठीक है, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो रेट 0 है, तो यहाँ पे वो हो सकता है वो बेसिकली जो फंडिंग है जो अमाउंट है वो यूएस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। धीरे धीरे पैसा यहाँ पे यूएस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और इसलिए यूएस के मार्केट्स यहाँ पे अपने बढ़ रहे हैं। अगर आपको देखना है कि बेसिकली मेरी बात पे है कि है ना कैसे यहाँ पे अब आप बोल कि मैं बोल रहा हूँ, तो अगर अपन देखें ये एफआईआई का डेटा है जो लास्ट जनवरी 2020 से स्टार्ट किया जाए, तो बेसिकली आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे अगर अपन मार्च 20 की बात करें, मार्च 20 से लेके अगर अपन देखें तो आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार वो लोग खरीद रहे आए थे। ठीक है, अभी उनने ना अप्रैल मई और अगर अपन देखें उसके बाद फिर जून में यहाँ पे इनने थोड़ी बहुत सेलिंग करी थी, बट अभी रिसेंट में यहाँ पे अक्टूबर के अंदर यहाँ पे 13,500 की यहाँ पे सेलिंग करी है। 13,500 करोड़ की यहाँ पे जो सेलिंग है, अगर अपन देखें तो इतनी बड़ी सेलिंग कभी यहाँ पे कहीं कहीं नहीं करी थी, वो केवल मार्च 2022 में 2020 में करी थी। तो कुल मिला के अब वो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर अपन नवंबर तक की भी देख लें तो नवंबर भी ये 2 नवंबर तक का डेटा है। ठीक है, आज तो वापस है ना परचेज वगैरह हुई है, तो नवंबर को छोड़ दे, बट अक्टूबर में अगर अपन देखेंगे तो बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे है ना इंडिया का मार्केट भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो मैंने मेरे यहाँ पे वाई मार्केट्स आर फॉलिंग और क्या इंपैक्ट है क्या है उसका है, तो वो इसका भी एक रीजन था। ठीक है, तो अब ये हो सकता है ये वाला जो डेटा है एफआईआई वाला डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के मार्केट्स के लिए, अपने को बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक करके रखना है। ठीक है, तो ये एक इंपैक्ट हो गया।
दूसरा मैंने आपको बताया कि यूएस में इंपैक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी वगैरह का भी इंपैक्ट बता दिया कि 2022 से वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की सबसे ज्यादा मार्केट में एक तो एफआईआई का डेटा इंपैक्ट करेगा, दूसरा आरबीआई का स्टैंड। आरबीआई का स्टैंड यहाँ पे क्या होता है, वो कब से रेटें बढ़ाएगी, तो उसका भी यहाँ पे इंपैक्ट आएगा। जैसे कि अगर अपन देखें मॉर्गन स्टेनली की एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार, उन लोग ने भी यहाँ पे ना इंडिया को डाउनग्रेड किया टू इक्वल वेट, बिकॉज वो पहले ओवर वेट थे, तो अब वो उनने इक्वल वेट यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे दिया है। उसके पीछे क्या रीजन था, बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या था, यूएस फेडरल की टेपरिंग और आरबीआई हाइक इन फेब्रुवरी। तो बेसिकली ये दो चीजों पे यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा था। तो लगभग लगभग अपन ने अब यहाँ पे सारी चीजें समझ ली है। मैं वापस एक बार समराइज भी कर देता हूँ। देखिए, यूएस टेपरिंग, दूसरा इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, भले आरबीआई बढ़ाए या कोई भी बढ़ाए, तो उसका जो इंडिया के मार्केट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलावा एक और जो चीज होती है कि अब यहाँ पे ना डॉलर की जो डिमांड है, डॉलर की डिमांड बेसिकली यहाँ पे अब और बढ़ती जाएगी। और दूसरा है ना, डॉलर का भी एक मार्केट होता है। तो क्या होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि डॉलर से यहाँ पे इंडिया का मार्केट कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो अगर डॉलर बढ़ता है तो इंडिया का मार्केट गिरता है, ठीक है। इस तरीके से इंपैक्ट होता है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो क्यों होता है। जैसे कि अभी आप समझो कि अगर डॉलर बढ़ गया, तो यहाँ पे इंडिया में जो आपका पैसा लगा हुआ है ना एफआईआईज का, वो और ज्यादा डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि वो लगाते तो रुपीज में ही है ना। शेयर तो आपका रिलायंस का, रिलायंस को यहाँ पे रुपए एक्सचेंज में रुपए में ही खरीदना पड़ता है। मान लीजिए जब डॉलर का भाव 50 रुपए था, तब मैंने शेयर खरीदा, और फिर डॉलर और बढ़ गया, तो मतलब $1 का भाव 45 हो गया, तो मेरा 5 रुपए का नुकसान तो इंडिया बैठे बैठे ही हो गया। तो इसलिए हमेशा इंडिया का मार्केट है ना, डॉलर बढ़ने से यहाँ पे नेगेटिव परफॉर्म करता है। तो वो भी एक इंपैक्ट हो गया। इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पे अपना मार्केट गिरता है। अच्छा, दूसरी चीज है ना, अब आप सोचेंगे कि ये सब हुआ क्यों। अगर ये कोई पूछना चाह रहा है कि यार फेड इतना परचेज क्यों कर रहा था, या फिर इंटरेस्ट रेट जीरो क्यों रखे गए, कोविड कोविड के कारण यहाँ पे सभी जगह प्रॉब्लम आ गई थी। सरकार को भी बहुत सारी स्कीम्स निकालनी थी, बिजनेस को भी सपोर्ट करना था, लोगों को पैसा भी देना था। तो सरकार ने क्या किया, भले कहीं की भी सरकार हो, कि यहाँ पे हम पैसा आपको कम से कम दरों पे देंगे। आरबीआई ने अपने कम से कम दर पे दिया, जो कि 4 से 5% होती है, और बैंक्स ने यहाँ पे 8-9% पे आपको दिया, ठीक है। और वहीं पे यूएस में इसको और कम कर दिया गया, वहां पे 0% पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो इस तरीके से किया गया। अब क्या हो रहा है, बेसिकली सरकार को यूएस में या फिर इंडिया में इन्फ्लेशन एक अपने पीक पे है। इन्फ्लेशन पीक पे मतलब क्या हुआ कि जो परचेज की कमोडिटी की प्राइसेस है, जितनी भी चीजें होती है, पेट्रोल डीजल या फिर आप कोई भी चीज ले लो, तो उनकी प्राइस यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए अब अपने को पैसा खींचना पड़ेगा, बिकॉज आज हर किसी के पास जब पैसा आ जाता है, तो यहाँ पे हर कोई है ना, हर कुछ भी मतलब है ना प्रोडक्ट्स खरीदने लगता है। तो क्या होता है, बेसिकली प्राइस बढ़ जाती है। मतलब अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हर कोई आदमी है ना, इतने कम इंटरेस्ट रेट में पैसा जब मिलता है, तो हर कोई यहाँ पे पैसा ले लेके घर भी खरीद रहा है, ठीक है। इस कारण अपनी होम सेल्स भी बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट इसलिए ना इन्फ्लेशन बढ़ने से आ जाता है। अब इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर वही होगा जो अभी पेट्रोल डीजल में होता है, वो बाकी सारी कमोडिटीज में भी होगा। वो एक हाइपर इन्फ्लेशन की यहाँ पे सिचुएशन टाइप की क्रिएट ना हो, या उस तरह की अपन सिचुएशन की स्टार्ट पे भी ना पहुंचे। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ पे आरबीआई और यहाँ पे यूएस का मार्केट का स्टैंड यही है। अच्छा, अब ये क्या होता है, अब इसमें है ना आप ये मत समझिएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा है, ये बेसिकली कोई यहाँ पे ना न्यूज नहीं समझाई है। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, मार्केट में कैसे कैसे इंपैक्ट आते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। $15 बिलियन की अभी एसेट परचेज का रिडक्शन अनाउंस किया गया। मान लीजिए नवंबर के एंड तक यहाँ पे जब फेड की एक स्टेटमेंट आती है कि यार $5 बिलियन की एसेट परचेज करिए, तो मार्केट वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर फेड ने अगर नवंबर में कुछ आके और बोल दिया कि मान लीजिए हम लोग इंटरेस्ट रेट इसी बार बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे वापस मार्केट गिर जाएगा। तो बेसिकली आरबीआई और फेड के यहाँ पे स्टैंड बदलते रहेंगे। हो सकता है ये उनका बेसिकली एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक्शन प्लान है, इट्स नॉट एक्चुअल, इट्स नॉट रूल कि हम ऐसा ही करेंगे। ये ओवरऑल इकोनॉमी को भी देख के यहाँ पे अपने एक्शंस बदल सकते हैं। तो उस कारण से इंडिया का मार्केट और भी ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया, जो मैंने एक्सपेक्टेड एक्शन समझाया, वो अलग हो सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही सिंपल वीडियो जो कि यूएस टेपरिंग पे था, कैसे इंपैक्ट आ रहा है, कैसे फेड की पॉलिसीज, कैसे एफआईआईज इंडिया के मार्केट को इंपैक्ट करते, कैसे आरबीआई और आरबीआई की चीजें यहाँ पे इंपैक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस में भी जो चीजें होती है वो इसलिए इंपैक्ट कर जाती है कि यहाँ पे जब बिजनेस को इंटरेस्ट रेट ज्यादा पड़ने लग गया, मान लीजिए रिलायंस का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो रिलायंस की अर्निंग्स यहाँ पे
कम हो जाएंगी, ठीक है। तो वो भी एक इम्पैक्ट होता है, और ओवरऑल इक्विटी का इम्पैक्ट तो मैंने आपको समझाया था। तो ये सारी चीज़ें थी, और होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, बिकॉज बहुत कम लोग इन चीज़ों पे बात करते हैं यूट्यूब पे। सब लोगों को केवल यही लगता है कि हम यहाँ पे चार्ट खोल लेते हैं, शेयर प्राइस दिखा देते हैं, बढ़ेगा, कल ये अपर सर्किट में था, कल लोअर सर्किट में था, तो यही चीज़ें बताते हैं, बट कोई एजुकेशन और यहाँ पे एजुकेटिंग उस पर यहाँ पे कोई बात नहीं करता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।